वेलकम टू द किंग ऑफ डायमेंशंस, जहां हर कहानी एक नए डायमेंशन का दरवाजा खोलती है। फैंटेसी, रोमांस, एक्शन या हॉरर, हर एपिसोड में मिलेगा आपको एक नई दुनिया का अनुभव। ओपन बुक कहानियां जो दिल को छू जाएं और दिमाग में बस जाएं। अगर आपको कहानियों से प्यार है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। पुष्पिन सब्सक्राइब करो और जग जाओ हमारे इमेजिनेशन के अनंत डायमेंशंस से। 131 राजकुमारी एलिजाबेथ और धोखेबाज लोग। शौर्य ने बेस पर अद्विका को चिढ़ाते हुए समय बिताया और सैनिकों को एक बार और जांचा, फिर वह निकलने की तैयारी में लग गया। शौर्य ने उसके बाद एक बार कर्नल विक्रम और अभय सिंह से आखिरी मुलाकात की। उस वक्त अद्विका भी वहीं मौजूद थी, जो शौर्य को जाते देख ऊपर से खुश हो गई थी लेकिन अंदर से थोड़ा दुखी भी थी। तभी शौर्य ने अपनी तलवार उन तीनों के सामने प्रकट की और उस पर खड़ा हो गया। ये देख उन तीनों की आंखें लगभग बाहर आ गई थी। तभी उन्हें देखकर शौर्य बोला, मैं जैसा दिखाता हूं वैसा हूं नहीं, और आशा करता हूं कि ये बात आप लोग अपने तक ही रखेंगे, क्योंकि मुझे मेरे बारे में कोई पीठ पीछे बातें करे अच्छा नहीं लगता। इतना कहकर शौर्य हवा में उड़ गया। आसमान में जाते ही उसने रफ्तार बढ़ा और अपने तलवार से कहा, सम्राज्ञी, अब शिकार का समय है। दिन के समय वे सारे पिशाच एक जगह रुकते हैं। यही सही समय है उनका शिकार करने का। इतना कहते ही तलवार किसी टूटते हुए तरे की तरह पीछे एक सुनहरी रोशनी छोड़ते हुए आसमान में गायब हो गई। कुछ ही देर में शौर्य कश्मीर की वादियों में पहुंच गया। उसे कुछ पिशाच एक कॉटेज के अंदर टूरिस्ट बनकर रुके हुए थे। आर्टिकल 370 हटाने के बाद कश्मीर अब आम लोगों के लिए और पर्यटकों के लिए फिर एक बार खुल चुका था। ऊपर से शौर्य की साफ सफाई की वजह से देशद्रोहियों की संख्या लगभग खत्म हो गई थी, और जो बचे थे वे लोग अब अपने सपने में भी देशद्रोह के बारे में सोचना नहीं चाहते थे। लेकिन कुछ लातों के भूत फिर भी अपने मन में नफरत दबाकर बैठे थे। शौर्य पहले उस कॉटेज के पास पहुंचा। यहाँ कई सारे कॉटेजेस थे। इनमें से एक में 4 पिशाच रुके हुए थे। इस वक्त ये चारों दारू का मजा ले रहे थे, जो एक रेड वाइन थी। शौर्य ने वहां जाकर एक आम इंसान की तरह दरवाजा खटखटाया। उसके बाद जब उनमें से एक पिशाच ने दरवाजा खोला तो शौर्य उन्हें देख मुस्कुराते हुए बोला, हेलो सर, मैं वो हूं जिसे आप लोग ढूंढ रहे हैं, और वही हूं जिसने कुछ दिनों पहले तुम्हारे एक सामंत को मार दिया था। शौर्य अपनी बात इस तरह बता रहा था मानो कोई सेल्समैन अपने प्रोडक्ट की पीच दे रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और उसने एक फॉर्मल शर्ट और पैंट इन करके पहनी थी। उसके गले में एक टाई था और कमर पर आर्मी का आई कार्ड था। उस पिशाच ने शौर्य के आर्मी वाले आई कार्ड को देखा तक नहीं, पर जब उसे शौर्य की बात समझ आई तब तक देर हो चुकी थी। शौर्य की तलवार उसके दिल के आर पार हो चुकी थी। शौर्य ने एक झटका दिया और उस पिशाच का शरीर रख में तब्दील हो गया। शौर्य ने फिर उस कॉटेज के अंदर कदम रखा। अंदर आते ही उसने बाकी तीनों को देखा। उसमें से एक लाल बालों वाली लड़की थी जो इस ग्रुप की सामंत रैंक की पिशाच थी। शौर्य ने उन्हें देखकर आंख मारी और अपने आप को कमर में झुकाते हुए बोला, कोनिचिवा ओरे वा शौर्य देसु। लेकिन उन पिशाचों ने उस पर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने अपने हथियार निकाले। लेकिन शौर्य को ये देख गुस्सा आया और बोला, साला, इतनी रिस्पेक्ट से मैंने तुम्हें ग्रीट किया और जवाब में तुम मुझ पर हमला करने की सोच रहे हो। ये मुझे पसंद नहीं आया, इसीलिए तुम्हें भी अपने साथियों के पास नर्क में जाना होगा। इतना कहते ही शौर्य अपनी जगह से गायब हो गया और दूसरे ही पल वह एक पिशाच के पास आ गया जो एक लड़का था। साले, ये पिशाच दिखने में बेहद हैंडसम और खूबसूरत होते थे। शौर्य ने इस बात पर ध्यान न देते हुए उस पिशाच के कोई हरकत करने से पहले ही उसे खत्म करके उसे राख में बदल दिया था। उसके बाद उसने बचे हुए दोनों को देखा और कुटिलता से हंसते हुए बोला, देखो, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं कि तुम मुझे बाकी पिशाचों से कांटेक्ट करने का तरीका बता दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये सुनकर वह सामंत रैंक की लड़की बोली, हम पिशाचों की राजकुमारी एलिजाबेथ है और हमें चॉइस देने की तुम्हारी औकात नहीं, मूर्ख इंसान। अगर मुझे कुछ हुआ तो हमारे सम्राट तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर शौर्य ने कहा, देवी और सज्जनों, आपकी ऑफर समाप्त हुई। अब आपके चॉइस अनुसार आपको इसका इनाम मिलेगा। इतना कहकर शौर्य ने उस दूसरे पिशाच को भी खत्म कर दिया और वह उस लड़की की तरफ बढ़ते हुए बोला, तो राजकुमारी एलिजाबेथ, आप कैसे मरना चाहेगी, इनकी तरह राख में बदलकर या तड़प तड़प कर, या फिर आप मुझे वह तरीका बताएंगी जिससे बाकी पिशाचों को कांटेक्ट किया जा सके। शौर्य की बात अब उस राजकुमारी को डरने लगी, फिर भी उसने अकड़कर शौर्य से कहा, हम तुम्हें कोई तरीका नहीं बताएंगे, फिर चाहे तुम मेरी जान ही क्यों न लो। जब वह लड़की फिर भी नहीं मानी तो शौर्य उसे देखने लगा। उसने अब जाकर नोटिस किया कि ये लड़की बेहद खूबसूरत थी। ऊपर से उसके लाल रंग के नेचुरल बाल उसे और भी ज्यादा खास बना रहे थे। उसकी गहरी लाल आंखें और तराशे हुए नयन नक्श उसे माया जितनी सुंदरता प्रदान कर रहे थे।
लेकिन उससे भी ज्यादा आकर्षक उसके शरीर की रचना थी, जिसे देख शौर्य के अंदर अब कुछ और ही विचार आने लगे। तभी उसके कान में सिस्टम की आवाज आई, शौर्य आजकल तुम्हें हर वह खूबसूरत लड़की अच्छी लगने लगी है। लगता है तुम्हारे ऊपर अपनी जवानी का असर होने लगा है। सिस्टम की बात किसी कांटे की तरह शौर्य को चुभी, फिर भी शौर्य ने उसे सहन किया और उस राजकुमारी के सामने आराम से खड़ा हो गया। लेकिन उसके शरीर से एक ताकतवर प्रेशर निकल रहा था जो उस राजकुमारी को उसी जगह पर जकड़ चुका था। जैसे जैसे शौर्य आगे बढ़ता उसका प्रेशर अधिक होने लगता। जब शौर्य उससे एक कदम की दूरी पर था तभी वह राजकुमारी शौर्य के प्रेशर को झेल नहीं पाए और अपने घुटनों पर वह बैठ गई। उसका सिर आगे झुक गया। ये देख शौर्य उसे देखकर बोला, यार राजकुमारियों को झुकाने का मजा ही कुछ और है। आज एक तो मेरा मूड बहुत अच्छा है, ऊपर से आज राजकुमारी भी मेरे सामने नतमस्तक हो गई है। साला लगता है अपुनिच भगवान है। शौर्य की बात सुनकर अब उस राजकुमारी को एहसास हो चुका था कि उसके सामने खड़ा लड़का कोई आम इंसान हो ही नहीं सकता। लगता है उन्होंने यहाँ आकर बड़ी गलती की है और अब वे लोग इस लड़के के हाथ में फंस गए हैं। सब कुछ ध्यान से सोचने के बाद वह लड़की शौर्य को देखते हुए बोली, रुको, हम तुम्हें कांटेक्ट करने का तरीका बता देंगे, बस मुझे यहाँ से जाने दो। ये सुनकर शौर्य ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाए और बोला, वो क्या है न मैडम, वैसे भी तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे कोई ऑर्डर दो या रिक्वेस्ट करो। मैंने तुम्हें बहुत सारे मौके दिए तो थे पर तुमने माना नहीं। तभी वह पिशाचीन लड़की बोली, नहीं हमें माफ कर दो, तुम जो कहोगे वह मैं करने के लिए तैयार हूं, बस मुझे जाने दो। ये सुनकर शौर्य मुस्कुराया और बोला, तुम पिशाच लोग क्यों उस कली का साथ दे रहे हो? इस दुनिया में बुराई फैलाने में क्या तुम्हारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है? तुम खुद को इंसानों के सामने इतने ऊंचे समझते हो और उस कली सामने खुद को इतना उसके गुलाम बनाकर रहते हो। तुम लोग दोगले लोग हो। अब बताओ तुम बाकी लोगों को कांटेक्ट कैसे करते हो? ये सुनकर वह पिशाचिनी बोली, हमें यहाँ आते वक्त कुछ सैटेलाइट फोन दिए गए थे जो कि बहुत खास है। हम इनके जरिए एक दूसरे को कांटेक्ट करते हैं। ये सुन शौर्य ने उस लड़की के शरीर की दिव्य दृष्टि से देखा और उसे पुराना दिखने वाला एक फोन उसके पास दिखा। शौर्य ने उस फोन को लिया और उस लड़की के सामने पकड़कर बोला, तुम राजकुमारी हो ना, तो सभी पिशाचों को तुम्हारा आदेश मानना ही होगा। एक काम करो, सभी को आदेश दो कि तुमने मुझे यहाँ ढूंढ लिया है और वे लोग सीधा यहाँ आ सकते हैं। ये सुन वह बोली, नहीं, मैं अपने लोगों के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। ये सुन शौर्य ने वह फोन अपने सिस्टम से जोड़ दिया और उसने उस पिशाचों की आवाज निकलते हुए सभी पिशाचों को घमंडी आवाज में कहा, सभी लोग ध्यान से सुनो, मैंने उस इंसान को पकड़ लिया है और हमारा मिशन सक्सेस हो चुका है। सभी लोग तुरंत यहाँ कश्मीर में चले आओ। आज शाम तक सब लोग यहाँ होने चाहिए, वरना उनकी सजा सिर्फ मौत होगी। शौर्य की हरकत देख वह पिशाचीन मानो पागल हो गई हो। वह चिल्लाने लगी, शौर्य को गालियां बकने लगी, पर शौर्य कहाँ रुकने वाला था। भाई ने उसकी आवाज बंद करने के लिए सीधा उसके मुंह में वह फोन ठूस दिया और उसे जिंदा जला दिया। पाप का साथ देने वाले को मैं कभी जिंदा नहीं छोड़ सकता, भले तुम कितनी भी खूबसूरत हो। इतना कहकर शौर्य ने पूरा कॉटेज साफ कर दिया और आराम से एक रूम के अंदर बैठकर सभी पिशाचों के आने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में शौर्य ने अपने सिस्टम के पैनल पर देखा कि सभी पिशाच अपनी जगह छोड़ने लगे थे। शौर्य जब अपनी आंख बंद करके आराम करने के बारे में सोच रहा था, तभी उसे पड़ोस के कॉटेज से अजीब सी आवाज सुनाई दी। शौर्य ने जब उसे ध्यान से सुना तो उसका चेहरा लाल हो गया। कुछ लवर्स अपना हनीमून मनाने यहाँ आए हुए थे। शौर्य ने अपना ध्यान दूसरी ओर करने की सोची, तभी वह लड़की बोली, जल्दी करो वरना मेरा पति वापस आ जाएगा। उसे आज हम किसी भी तरह से यहीं मार देंगे और फिर उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। शौर्य ने जब ये सुना तो उसका चेहरा एकदम से गुस्से से भर गया। शौर्य ने अपने जीवन में धोखे और नफरत देखी थी, तो उसे उस लड़की की हरकत सुनकर उसे यकीन हो गया कि लड़कियां हमेशा धोखेबाज होती है। उसने अपना सिर झटका और फिर सिस्टम की स्क्रीन पर बाकी पिशाचों को देखने लगा। तभी उसे एक जवान लड़का बाहर से कॉटेज एरिया में आते हुए दिखा। उसने हाथ में एक थैला पकड़ा था और उसमें कई सारे फूल और सजावट का सामान था। साथ ही उसने दूसरे हाथ में खाने पीने का सामान भी लाया था और वह उसी कॉटेज की ओर जाने लगा जहां वह लड़की और उसका आशिक थे। ये देख शौर्य के चेहरे पर मुस्कान आई और वह अपने कॉटेज से बाहर आ गया। शौर्य उस लड़के के पीछे पीछे चलकर उसके कॉटेज से थोड़ी दूरी पर रुक गया और आगे होने वाला तमाशा देखने लगा। वह लड़का अपने कॉटेज पहुंचते ही उसने सीधा चाबी निकाली और दरवाजा खोल दिया और अपनी वाइफ को सरप्राइज देने के इरादे से बिना आवाज किए कमरे में चला गया। तभी उसके कानों पर उसकी बेडरूम से आने वाली अजीब सी आवाजें पड़ी।
उसके पैर वहीं जम गए। उसके आंखों में खून उतर आया। वह तेजी से बेडरूम की ओर जाने लगा, लेकिन तभी उसके दिमाग में आवाज गूंजी, भाई फोन निकाल और इसे रिकॉर्ड कर ताकि कल तेरे पास इस बात का सबूत हो। उस लड़के ने अपना फोन निकाला और सेल्फी स्टैंड पर लगाकर दरवाजे को बिना आवाज किए खोलकर अंदर का नजारा रिकॉर्ड कर लिया। उसे दोनों लोगों के चेहरे दिखाई देने लगे थे। उसने उसे रिकॉर्ड करने के बाद अपना फोन वापस ले लिया। अब था शो टाइम। उसने फिर झटके से पूरा दरवाजा खोला। इस वक्त उसकी बीवी दूसरे लड़के के ऊपर नग्न अवस्था में सोई हुई थी। इसे देख उस लड़के का पारा चढ़ गया, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और बोला, तुम दोनों का हो गया हो तो कपड़े पहनकर बाहर आ जाना। उस लड़की की हालत बहुत खराब हो गई थी, मानो कांटो तो खून नहीं। शौर्य ने भी दूर से इसे देखा था। थोड़ी देर में दोनों अपराधी उस लड़के के सामने आए थे। उस लड़के ने गुस्से से पूछा, अगर तुम किसी और से प्यार करती थी तो तुमने मुझसे शादी की ही क्यों? क्या कसूर था मेरा? ये सुनकर वह लड़की को संभालते हुए बोली, देखो मैं तुम्हें शादी से पहले ये सब बताने वाली थी, मगर मेरी माँ ने मुझे कसम दी थी तो मैं तुम्हें बता नहीं पाई। ओह, तो उस बुढ़िया के लिए तुमने मेरे लाइफ के साथ खेल कर दिया। मुझे आज ही डाइवोर्स चाहिए। मैं अब वापस जा रहा हूँ। तुम अपने इस आशिक के साथ वापस आ जाना। इतना कहकर वह लड़का उठा ही था, तभी उस लड़की का आशिक अपने पॉकेट से एक खंजर निकलते हुए बोला, वापस तो तू नहीं जाएगा, यहाँ से सिर्फ तेरी लाश जाएगी बेटा। इतना कहकर वह आशिक उस लड़के की ओर झपटा और उसने वह खंजर उस लड़के के पेट में घुसेड़ दिया। लड़का आंखें फाड़कर अपनी बीवी को देख रहा था, जिसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उस लड़के का दिल टूट गया था। उसने अपनी आंखों को बंद किया और खुद के किस्मत को कोसने लगा। तभी उसे आवाज आई, भाई ऐसे थोड़ी कोई मरता है, वो भी बिना बदला लिए। और तो और इस दुनिया में धोखेबाजों को जीने का कोई हक नहीं होता, तो उन्हें मारना चाहिए। ऐसा कहते हुए शौर्य उस कमरे में अंदर आ गया। उसे देख वह लड़की डर गई और शौर्य से बोली, कौन हो तुम और तुम अंदर कैसे आए? शौर्य ने उसे अपमानजनक नजरों से घूरा और फिर बोला, दरवाजे से मैं अंदर आया। तभी उसका आशिक, जिसके हाथ में वह खंजर था, उसने बिना देर किए शौर्य पर हमला कर दिया। उसका खंजर शौर्य को छूता उससे पहले शौर्य ने उस लड़के का हाथ पकड़ लिया और उसे मोड़ दिया। उसके बाद वह खंजर उसी आशिक के पेट में घुस गया। वह लड़का जोर से चीखा, लेकिन शौर्य ने उसे आगे चीखने नहीं दिया, क्योंकि इस बार खंजर उस आशिक के मुंह में घुसेड़ दिया था। उसकी आवाज तो कम हो गई, पर वह मरा नहीं था। शौर्य धीरे से उस लड़के के पास गया जो उस लड़की का पति था। वह ये सब आंखें फाड़कर देख रहा था। शौर्य ने उसके घाव पर हाथ रखा और एक हीलिंग गोली उसके मुंह में डाल दी। कुछ ही देर में किसी जादू की तरह उस लड़के के सारे घाव भर गए। शौर्य ने फिर उस लड़के को उठाया और सोफे पर बिठा दिया। उसके बाद शौर्य ने उस लड़की को बालों से पकड़ा और दो झन्नाटेदार झापड़ उसके मुंह पर जड़ दिए और उसका पूरा चेहरा बिगाड़ दिया। शौर्य ने फिर उस लड़के के हाथ में खंजर दे दिया और बोला, इसे अपने हाथों से खत्म करो, बाकी जो होगा मैं देख लूंगा। ये सुन उस लड़के ने नामे गर्दन हिलाई तो शौर्य को गुस्सा आया और बोला, अगर अभी भी तुम्हें लगता है कि ये सुधर जाएगी और तुम इसे जाने दोगे तो बेटा तेरी आधी प्रॉपर्टी तो ये ले लेगी, ऊपर से तेरे परिवार की बदनामी भी हो जाएगी। लेकिन ऐसा हो कि ये अपने लवर के साथ भाग गई तो तुम इससे डाइवोर्स भी लोगे और तुम अपनी जिंदगी भी आराम से काटोगे। ऐसी औरतें अपने पति की नहीं हुई तो किसी और की तो क्या होगी। और तो और तुम्हें पता है, इसने आज रात तुम्हें वैसे भी मारने का प्लान बनाकर रखा था, वो भी जहर देकर। तो तुम वैसे भी मारने वाले थे, तो इसे मरने के लिए इतना क्या सोच रहे हो? और रही बात इसके मौत की, तो टेंशन मत लो, पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। शौर्य की बातों ने उस लड़के को फिर एक बार गुस्सा दिला दिया था और वह लड़का अपनी जगह से उठा और उसने अपनी बीवी को एक आखिरी बार ध्यान से देखा और भरी आंखों से उसने वह खंजर उसके दिल में उतार दिया। कुछ ही देर में वह लड़की भी मारी गई। वह लड़का जमीन पर बैठकर एकदम सदमे में चला गया था। तभी उसकी नजरों के सामने उस आशिक और अपनी बीवी का शरीर काली आग के लपटों में गिर गया और वहां कुछ नहीं बचा, मानो वहां कुछ हुआ ही न हो। तभी शौर्य ने उस लड़के से कहा, वह रिकॉर्डेड वीडियो तुम्हारे ससुराल भेज दो और उन्हें कह देना कि वह इस लड़के के साथ भाग गई। और हाँ, एक तरफा डाइवोर्स फाइल कर दो। शौर्य के कहने पर उस लड़के ने ऐसा ही किया और वह भी अपने घर वापस चल गया। इधर शौर्य ने देखा कि पिशाचों के कॉटेज में कई पिशाच जमा हो गए थे। शौर्य ने कुछ देर और इंतजार किया। दिन ढलने का समय हो चुका था। जब सारे पिशाच पहुंच गए तो शौर्य के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आई और उसने अपने ओंठों पर जीभ फेरते हुए कहा, नाउ इट्स शो टाइम। क्या शौर्य इस सभी लोगों को मार पाएगा? क्या शौर्य की मेंटालिटी बदल रही है? क्या पिशाच शौर्य को हरा पाएंगे?
अब क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। सिर्फ 132 भैरव आवाहन। कश्मीर की सुंदर वादियां आज सुंदर बिल्कुल नहीं लग रही थी। कश्मीर की खूबसूरती तो वैसे ही थी, मगर आज उसकी हवा में जो रूखापन था वह हर किसी की दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। वहां रहने वाले लोग जो आतंकियों के साए में रहकर भी आज तक डरे नहीं थे, आज उन्हें एक अनजान डर महसूस हो रहा था। दूसरी ओर शौर्य इस वक्त उन पिशाचों के कॉटेज के बाहर खड़े रहकर उन लोगों को देख रहा था। आसपास के लोग भी इतने सारे विदेशी लोगों को देख आपस में बातें करने लगे। सभी पिशाच उस कॉटेज के अंदर और बाहर फैल गए थे। अब शौर्य ये सोच रहा था कि इन्हें कैसे मारा जाए, क्योंकि उसने ये नहीं सोचा था कि इतने सारे विदेशियों को एक जगह देख यहाँ के स्थानीय लोग भी आसपास जमा हो जाएंगे। साला ये विदेशी लोगों की गोरी चमड़ी इतनी कैसे अलग बनाई है, जिसे देख ये भारतीय लोग आज भी इन्हें किसी अजूबे की तरह देखने जमा हो जाते हैं। ये हम भारतीयों की आदत कब खत्म होगी पता नहीं। इतना कहकर शौर्य ने अपने रिंग से ढेर सारे आध्यात्मिक पत्थर निकाले और उस कॉटेज के आसपास उन्हें एक निश्चित अंतर पर फेंक दिया। वह पत्थर नीचे गिरते ही अपने आप उस जमीन में धंस गए और गायब हो गए। शौर्य ने उसके बाद अपने हाथ की मुद्राएं बनाई और मंत्र बोलने लगा। उसके ऐसा करते ही एक अदृश्य दीवार उस परिसर में बनने लगी। उसके साथ ही पिशाचों के कॉटेज के आसपास का इलाका घने कोहरे में ढक गया, जिस वजह से आसपास के लोगों को अंदर के लोग दिखाई देने बंद हो गए। ऐसा होते ही सभी लोग मुड़कर अपने अपने घर चले गए। कुछ ही देर में वह इलाका खाली हो गया। शौर्य ने ये जो किया था ये एक फॉर्मेशन था जो सेट करने पर निश्चित जगह को बाहर लोगों से गायब कर सकता है या धुंध में ढक सकता है। साथ ही इसके अंदर की आवाज किसी भी हाल में भर नहीं जाती थी। फॉर्मेशन सारणी सेट करने के बाद शौर्य ने अपने दोनों पॉकेट में हाथ डाले और उसके अंदर चला गया। फॉर्मेशन के अंदर के लोगों को आसपास हुए बदलाव बिल्कुल महसूस नहीं हुए। उन्हें सब अभी भी नॉर्मल लग रहा था। शौर्य जब कॉटेज के पास पहुंचा तो इस बार सभी पिशाच सतर्क हो गए, लेकिन शौर्य रुका नहीं। कुछ ही देर में शौर्य उन सबके सामने खड़ा था और फिर गाना गुनगुनाते हुए उनके पास आने लगा। भूमरो श्याम रंग भूमरो, आए हो इस गालिया में वापस, अब तुम न जाना। मेरी ये लात होगी सिर तुम्हारा फैट जाएगा। तो बोलो भूमरो श्याम रंग भूमरो। शौर्य ये गाना गुनगुनाते हुए गरबा नाच रहा था। उसे कश्मीर का नाच नहीं आता था। शौर्य की ऐसी अजीब हरकतें और गाने के बोल सुन एक पिशाच उसके पास आने लगा। तभी उनमें से सबसे ताकतवर पिशाच ने तभी अपने अंतर्मन से सभी को कहा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। एक तो हमें यहाँ राजकुमारी ने तुरंत आने के लिए कहा था, पर वह खुद और उनके टीम के सदस्य दोपहर से गायब है। और अब ये अजीब सा डांस करते हुए आ रहा लड़का मुझे कुछ अजीब लग रहा है। ये सुनकर आगे बढ़ रहा पिशाच वहीं रुक गया और शौर्य से बोला, ए लड़के, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर शौर्य नाचते हुए रुक गया। उसने मुड़कर उस पिशाच को देखकर बोला, ओ साहब जी, मेरा नाम बहादुर है। मैं गोरखा। मैं यहाँ पे वो लाल बालों वाली मेम साहब का मैसेज लेकर आया। ये सुनकर सभी पिशाचों के कान खड़े हो गए। तभी शौर्य आगे अपना हाथ खुजाते हुए बोला, साहब जी, मैं सिर्फ पैसों को लेकर ही अपने मैसेज देता है। अगर आप थोड़ा मुझे कुछ देंगे तो मैं मैसेज दे देता हूँ। इन विदेशी पिशाचों को क्या पता कि गोरखा कभी भी इतने कैजुअल कपड़े नहीं पहनते, और उनकी खास टोपी भी होती है। पर उन पिशाचों ने उस पर ध्यान नहीं दिया और तुरंत उस पिशाच ने अपने जेब से कुछ नोट निकाले और शौर्य के हाथ में थमा दिए। शौर्य ने उन्हें हाथ में पकड़ा और फिर अपने आप को उस राजकुमारी की तरह आकड़ में खड़ा किया और बोला, तो साहब जी, मैसेज ये है कि तुम्हारी माँ की आंख खून पीने वाले दरिंदों, आज तुम्हें इस घटिया जीवन से मुक्ति देने के लिए स्वयं युद्ध के देवता का वारिस आ रहा है। और तुम सब लोग उस मौत को कबूल करो, मैं तुम्हारा नर्क में इंतजार कर रही हूँ। इतना कहकर शौर्य उस पिशाच को देख रहा था और वह पिशाच शौर्य को। बाकी पिशाच भी हैरानी से शौर्य को ही देख रहे थे। तभी उनमें से सबसे ताकतवर पिशाच, जो राजा के स्तर का था, बोला, तुम्हारा मतलब हमारी हर हाइनेस प्रिंसेस एलिजाबेथ मर चुकी है। शौर्य ने उस पिशाच को देखा और एक मुस्कान से बोला, तुम मुझे कुछ समझदार लगते हो। राजकुमारी एलिजाबेथ और उसके साथी कब के नर्क सिधार गए हैं और यही मैसेज मैंने अभी तुम सभी को दिया है। तभी सारे पिशाच गुस्से से बौखला गए, पर तभी उस राजा पिशाच ने शौर्य से पूछा, ये युद्ध के देवता का वारिस क्या चीज है जो हमें मारने वाला है? ये सुनकर शौर्य ने सभी पिशाचों को घिन भरी नजरों से देखा और फिर अपनी तलवार हाथ में प्रकट करके उसे घुमाते हुए बोला, वो तुम्हारा काल है और वो मैं हूं। उसके तलवार घुमाने से गाफिल खड़ा उसके सामने का पिशाच दो टुकड़ों में बट गया। उसे चीखने का मौका भी नहीं मिला और उसका शरीर राख में तब्दील हो गया।
शौर्य की ये हरकत सभी ने साफ साफ देखी और उसकी बात सभी ने साफ साफ सुनी भी, और वे लोग और ज्यादा बौखला गए। उन्होंने शौर्य पर हमला करना शुरू कर दिया। शौर्य ने देखा कि कुछ पिशाच हवा, पानी तथा आग के तत्व शक्तियों का उपयोग कर पा रहे थे। ये सारे सामंत पिशाच थे। तभी शौर्य ने महसूस किया कि उसके पैरों को किसी ने बर्फ में जकड़ लिया है। शौर्य ने फिर अपने ऊपर आग और मिट्टी के गोलों को आते हुए देखा। मिट्टी के गोले किसी तोप के गोले की तरह इसके शरीर पर आकर लग रहे थे और आग के गोले उसे जलाने लगे थे। तभी उन सभी को इसी के बीच एक आलस भरी आवाज सुनाई दी, क्या तुम पिशाच सिर्फ इतना ही कर सकते हो क्या? तभी एक पिशाच शौर्य की गंध को पहचान कर बोला, तुम तो वही हो जिसने हमारे मुंबई की टीम को खत्म कर दिया। ये सुनकर शौर्य ने उसे ताना मारा और बोला, मुझे यकीन नहीं होता तुम्हें पिशाच किसने बनाया। साला, तुम्हें अब मेरी गंध आए। मुझे लग रहा था कि तुम मुझे मेरे आते ही पहचान जाओगे, लेकिन मैंने तुम लोगों से कुछ ज्यादा ही उम्मीद की थी। कोई बात नहीं, तुम अब याद करके भी क्या करोगे, क्योंकि अब तुम्हें मरना जो है। चलो फिर अलविदा कह दो इस दुनिया को। इसके बाद शौर्य ने एक झटके में उसी पिशाच को खत्म कर दिया। उनके इतने सारे हमलों के बाद भी वे लोग एक खरोंच भी शौर्य के शरीर पर नहीं मार पाए। शौर्य ने फिर अपनी तलवार को आसमान की तरफ उठाया और भैरव आवाहन करने लगा, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। उसके ऐसा करते ही उसके मुंह से प्राचीन संस्कृत भाषा में मंत्र निकलने लगे और वे आसमान में समाने लगे। उस वजह से काले काले बादलों ने आसमान को घेर लिया। सुनहरे रंग में उसमें बिजलियां कड़कने लगी। शौर्य इस वक्त भी सिर्फ मंत्र बोले जा रहा था। अब उसके शरीर में बदलाव होने लगे। उसके बाल लंबे और अधिक घने होने लगे। उसकी आंखें लाल होने लगी और उसके शरीर के कपड़े फटने लगे। उसकी साइज भी बढ़ रही थी। उसके शरीर का रंग नीला होने लगा था और साथ ही उसके आसपास सफेद रंग की आभा बनने लगी। शौर्य ने जब मंत्र रोका, उसके आसपास खड़े पिशाच भी सतर्क हो गए थे। लेकिन इसके बावजूद वे लोग इन नैसर्गिक बदलावों को देख बुरी तरह डर चुके थे। शौर्य ने अपनी तलवार अपने हाथ के समांतर सामने की ओर निर्देशित किया और बोला, इस धरती पर जब भी कोई पाप का मार्ग स्वीकार करेगा या उस पर चलने की कोशिश करेगा, मैं उसे खत्म कर दूंगा। इस कलियुग में कलिदानव का साथ देने वाले हर वो प्रजाति मेरी दुश्मन है। तुम पिशाचों ने भी उसका साथ देकर अपने अंत को न्योता दिया है, जिसे अब स्वयं भगवान भी नहीं रोक पाएंगे। इतना कहकर शौर्य ने अपनी जगह से एक कदम बढ़ाया, पर वह एक पिशाच के सामने आ चुका था। वह पिशाच कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके शरीर को शौर्य ने 2 टुकड़ों में बांट दिया था। उसके बाद उस मैदान में शौर्य ऐसे चल रहा था मानो वह बगीचे में टहल रहा हो। सभी पिशाच उससे दूर जाने की कोशिश कर रहे थे, मगर आसमान से बिजलियां लगातार उस फॉर्मेशन के चारों ओर एक घेरे में गिर रही थी। कुछ पिशाचों ने फिर भी बाहर जाने की कोशिश की तो उन पर बिजली का हमला हुआ और वे राख हो गए। उसके हर एक कदम के बाद एक पिशाच मर रहा था। किस भी पिशाच ने शौर्य पर हमला करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनके शौर्य के पास पहुंचने से पहले ही वे लोग एक तो दूर से ही तलवार के वार से कट गए, या फिर वे लोग उसके हाथों से के पकड़ने पर राख बन गए। कुछ ही देर में शौर्य ने बाकी सभी रक्त पिशाचों और तम पिशाचों को मार डाला था। अब सिर्फ कुछ सामंत और एक राजा स्तर का पिशाच बचा था। उस राजा स्तर के पिशाच ने अपनी आंखें बंद की और एक जोरदार दहाड़ आसमान की ओर मारी। उसके शरीर का आकार बढ़ने लगा। उसके कपड़े फट गए और उसके बाल झड़कर गिर गए। उसके चेहरे पर ऑक्टोपस जैसे सकर आ गए। उसके हाथों की लंबाई अधिक बढ़ गई और उसके पीठ पर बड़े बड़े चमगादड़ जैसे पंख निकल आए। शौर्य ने जब इसे देखा तो वह खुद हैरान होकर उस अजीब से जीव को देख रहा था। उसने अपने जीवन में पहली बार इसे देखा था। तभी सिस्टम उसके दिमाग में बोली, होस्ट, ये एक घोल है। दंतकथाओं के अनुसार ये एक ऐसा जीव है जो पिशाचों से बनता है। इसका जन्म रक्त पिशाच को खून न मिलने पर होता है, लेकिन खुद पीसा भी इससे नफरत करते हैं, क्योंकि इस रूप में वह पिशाच अपनी सारी सूझ बुद्ध को देता है और ये लगभग अमर होता है। इस पर किसी हथियार का असर नहीं होता और इसके घाव पलक झपकते ही भर जाते हैं। सिस्टम का एक्सप्लेनेशन शेर ने ध्यान से सुना और उस जीव से कुछ कदम दूर हो गया। शोर ने फिर अपनी आध्यात्मिक दृष्टि का उपयोग करके उसे जांच लिया तो पाया कि इस जीव के दिल की जगह पर एक लाल रंग का मणि दिखाई देने लगा। शौर्य को यह समझने में देर नहीं लगी कि ये जीव इस मणि के टूटते ही मारा जाएगा। शौर्य ने उस जीव पर दूर से कुछ हमले किए, जिनमें उसने हवा, पानी, अग्नि, जमीन का उपयोग किया, पर कोई असर नहीं हुआ। यहां तक कि नर्क की अग्नि भी उस पर बेअसर थी। शौर्य ने फिर अपने कवच और कुंडल को जागृत किया और उसका शरीर सुनहरे रंग से चमकने लगा। शेर ने फिर अपनी शारीरिक ताकत का इस्तेमाल करके उस जीव के साथ लड़ना शुरू किया। उस जीव ने भी शौर्य के साथ निहत्थे लड़ाई करना शुरू किया।
दोनों ने एक दूसरे पर लात और घूंसे बरसाए। इस बार शौर्य को उसके हमले से सिर्फ झटके लगने लगे पर कोई घाव नहीं हुए। शौर्य ने ये देख अपना कवच भी हटा दिया और फिर एक बार उस जीव से लड़ने लगा। इस बार उस जीव के घुसे शौर्य को सच में लगने लगे। शौर्य के मुंह पर एक घुसा पड़ा और उसका जबड़ा हिल गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा जो सुनहरे रंग का था। शौर्य ने उसे वेस्ट नहीं होने दिया और उसे चाटकर मुंह में वापस ले लिया। इसके बाद शौर्य के चेहरे पर एक मुस्कान आई और वह बोला, यार सिस्टम, तुमने देखा, इसने मुझे दर्द का एहसास करवाया है कई महीनों बाद। ये सच में टक्कर का है मेरे। इतना कहकर शौर्य एक बार फिर उस जीव पर पूरी ताकत के साथ हमला करने लगा। शौर्य के हमले से उस जीव के भी शरीर पर गहरे घाव आने लगे थे मगर वे तुरंत भर रहे थे। शौर्य ने ये देखकर उस पर लगातार वार करना जारी रखा। दूसरी तरफ से वह जीव भी शौर्य के शरीर पर लगातार वार कर रहा था। दोनों पागलों की तरह एक दूसरे के वार अपने शरीर पर सीधे ले रहे थे। शौर्य को इतना दिल खोलकर लड़ते हुए सिस्टम और रक्त सम्राज्ञी ने कभी नहीं देखा था। इस वक्त शौर्य की मुस्कान उसका जुनून और पागलपन दिखा रही थी। शौर्य हर तरह के जानलेवा दांव उस जीव पर किए जा रहा था जो कि असल में बेहद घातक थे। साथ ही शौर्य उस मणि की जगह के आसपास के मांस पर ज्यादा वार करने की कोशिश कर रहा था। लगभग 2 घंटे हुए पर उनका युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अब अंधेरा घाटी में फैल चुका था मगर आसमान में कड़कती बिजलियां किसी को भी चैन से सोने नहीं दे रही थी। सभी लोगों की नजर अब उस धुंध भरे कॉटेज के इलाके पर थी। इधर शौर्य को थोड़ी थकान महसूस होने लगी थी। साथ ही उस जीव के मणि की चमक भी कम हो गई थी। उसकी जख्म भरने की रफ्तार भी कम हो रही थी। अब इस लड़ाई में शौर्य को मजा नहीं आ रहा था। आखिर में शौर्य ने एक आखिरी हमला उस जीव के सीने पर कर दिया और उस मणि को उसके सीने से बाहर खींच लिया। ऐसा होते ही वह जीव आखिरकार दर्द में जोर से चीखा और फिर जमीन पर गिर गया। धीरे धीरे उसके पंख गायब हो गए। साथ ही उसका आकार फिर एक बार इंसानों की तरह हो गया। अब शौर्य के सामने वही राजा स्तर का पिशाच दिखने लगा था। शौर्य ने नर्क की आग प्रकार की और उसके शरीर को भस्म कर दी। उसके बाद शौर्य उसके भस्म में बैठ गया और उसकी रख को अपने माथे पर लगाकर एक जोरदार दहाड़ मारकर चीखा। उसके चीख से आसमान के सारे काले बादल छट गए और आसमान खाली हो गया। उसके बाद शौर्य ने कुछ मंत्र बोले और धीरे धीरे कोहरा छटने लगा और पूरा फॉर्मेशन हट गया। इस वक्त कॉटेज के आसपास का एरिया एकदम शांत हो चुका था। शौर्य ने फिर एक बार अपने घावों को देखा। उसके शरीर पर कई जगह नाखून के निशान थे जो बहुत ही गहरे थे। साथ ही उसके चेहरे पर भी कई घाव थे, लेकिन शौर्य पागलों की तरह उन पर अपना हाथ फेरकर मुस्कुरा रहा था। शौर्य ने अपने अंगूठी से एक हरे रंग की घाव भरने वाली गोली निकाली और उसे निगल लिया। उसके ऐसा करते ही उसके सारे घाव भर गए। शौर्य ने फिर एक बार अपने वज्र शरीर को एक्टिवेट किया जिसे उसने अब तक बंद करके रखा था। उसके ऐसा होते ही उसका शरीर फिर एक बार सख्त बन गया। उसके साथ उसने अपने जादुई कपड़े को फिर से पहन लिया और अपनी आंखें बंद की जिस वजह से उसके बड़े हुए बाल वापस सामान्य हो गए। यहाँ पर एक ही बार में सब कुछ निपटाने के बाद शौर्य उठा और अपनी तलवार पर सवार होकर अंधेरी रात में आसमान में गायब हो गया। क्या इतने सारे पिशाचों को मारने के बाद पिशाच अब भी चुप बैठेंगे? किस करेगा शौर्य इसके बाद? कहाँ चल गया शौर्य इस अंधेरी रात में? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। सिर्फ 133 नाइट्स ग्रुप से मुलाकात। घने अंधेरे में कश्मीर की वादियों से एक रोशनी की किरण निकली और ऊपर आसमान में गायब हो गई। ये रोशनी कोई और नहीं शौर्य और उसकी तलवार थी। शौर्य का अगला मुकाम उसका अपना घर था जो कि मुंबई में स्थित था। उसके विला में इस वक्त उसकी 2 बहनें और उसकी 3 बिजनेस पार्टनर्स रहती थी। शौर्य तेजी से मुंबई की ओर निकल गया। कुछ ही मिनटों में वह मुंबई में पहुंच गया था। अपनी विला पर जब वह पहुंचा तब शाम के 9 बज रहे थे। इस वक्त मुंबई की रात तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी। शौर्य जब विला के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि सभी लड़कियां आज लिविंग रूम में बैठी थी। इस वक्त रूम में ऊंचे आवाज पर दीवार पर लगी टीवी पर एक हॉलीवुड की मूवी चल रही थी और लड़कियां उसे ध्यान से देख रही थी। उनके हाथ में ढेर सारी खाने पीने की चीजें थी। उनके मुंह लगातार खाने को चबा रहे थे जैसे कोई भैंसे तबेले में अपना चारा चबाती है। ये देख शौर्य को जोरदार हंसी आए और वह हंसने लगा। उसने हंसते हुए अपने फोन में एक फोटो निकाली और उन्हें दिखाते हुए बोला, पॉपकॉर्न ऐसे चबा रही हो जैसे भैंसे घास चबाती है। ये देखो। जब शौर्य ने उन्हें उनकी तस्वीर दिखाई तो सभी लड़कियां गुस्सा हो गई। तभी जिया बोली, भाई आपको नहीं लगता आज आप कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रहे हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कुछ ज्यादा ही खुश हो इस बात पर? शौर्य इस
बात पर कुछ कहने वाला था तभी उसकी स्क्रीन को प्रिया ने स्वाइप किया और उसके पहले की अद्विका की गुस्से भरी तस्वीर सामने आई। वह चिल्लाते हुए बोली, ये कौन है भाई? ये किसकी फोटो है? ये सुनकर शौर्य सकपका गया और उसने तुरंत अपनी सिर को पलट कर देखा। उसे वहीं अद्विका की तस्वीर दिखाई दी। ये तस्वीर तो अद्विका की है जो कि आर्मी में मेडिकल ऑफिसर है। वो मैंने गलती से उसकी तस्वीर निकाल ली थी। ओह तो ये बात है। लगता है भाई आप नई भाभी ढूंढने की कोशिश जोर शोर से कर रहे हो। ये सुनकर शौर्य शर्मा गया और अपने कमरे में पानी लेने के बहाने चल गया। कमरे में आते ही उसने डायमेंशन में जाने के बारे में सोचा। इस वक्त पूरा डायमेंशन माया और चित्रांगदा मैनेज कर रही थी। जब शौर्य अंदर आया तो उसने देखा कि नदी के बगल के समतल जमीन पर खेत बनाए गए थे और उसमें कई तरह की सब्जियों को उगाया गया था। साथ आध्यात्मिक पानी की सिंचाई के कारण इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। शौर्य ने वहीं से कुछ दूरी पर एक बगीचा देखा जिसमें कई तरह की औषधीय जड़ी बूटियां लगाई गई थी। इन सभी खेतों और बागानों को देखते हुए शौर्य धीरे धीरे महल के पास आ गया। उसके आते ही माया और चित्रा उसके पास पहुंच गई। माया ने हमेशा की तरह शेर को प्रणाम किया और फिर वह शौर्य के बगल में खड़ी हो गई। चित्रा ने सिर्फ शौर्य को स्माइल दी और वह शौर्य से बोली, क्या बात है माया के स्वामी, क्या तुम मेरी दोस्त माया को इस जगह के अंदर छोड़कर भूल गए क्या? ये सुनकर शौर्य ने अपना सिर खुजाया और बोला, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं बाहर कुछ चीजों से निपट रहा था। शौर्य ने इसके बाद शंभाला के साधकों के बारे में बताया और साथ ही उनके अधर्मी व्यवहार के बारे में बता दिया। उसके बाद उसने कली द्वारा पिशाचों को भेजने की बात भी बता दी। माया और चित्रा तो इस बात से हैरान थे कि शौर्य जिन साधकों से लड़ा वे लोग संत स्तर के योद्धा थे। इसका मतलब शंभाला के अंदर संत स्तर से भी ऊपर के योद्धा भी मौजूद है। फिर कुछ सोचते हुए चित्रा बोली, शौर्य मुझे लगता है कली तुम्हें ढूंढ रहा है और उसे अब तुम्हारे बारे में भनक लग गई है। भले वह साधक न भेज पाए मगर वह आदमखोर भेड़िया मानवों और पिशाचों को तुम्हारे पीछे भेज सकता है, ये बात तो पक्की है। साथ ही शंभाला का अधर्मी व्यवहार भी भविष्य के हिसाब से सही नहीं है। मुझे लगता है अब समय आ चुका है कि तुम इस पृथ्वी पर अपने साधना का अगला स्तर प्राप्त कर लो। इसे सुनकर माया भी बोली, जी स्वामी, चित्रा ठीक कह रही है। कल हमें नए प्रदेश की गुफा से कुछ अलग अलग रंग के 4 अंडे मिले हैं। ये अंडे दैवीय जीवों के अंडे हैं। इसका मतलब है कि हमारा डायमेंशन अब दैवीय जीव को जन्म दे रहा है। इस वजह से हमारे डायमेंशन की ताकत को भी हमें बढ़ाना होगा। ये सुनकर शौर्य भी खुश हुआ। आखिर उसे भी अपने वाहन मिलने वाले थे, बिल्कुल अन्य देवताओं की तरह। फिर शौर्य ने कुछ सोचा और बोला, कल मेरी कंपनी की खास मीटिंग है जिसे निपटाने के बाद मैं तुरंत साधना शुरू कर दूंगा। तुम साधना के लिए लगने वाली सभी औषधीय जड़ी बूटियां तथा गोलियां बनाने का सामान रेडी रखना। मेरे आने के बाद मैं अगली गहन साधना के लिए शुरुआत करूंगा। मुझे भी इस कली का चैप्टर क्लोज करना है और शंभाला को भी सीधा करना है। शौर्य की बात सुनकर माया ने और चित्र ने अपना काम शुरू किया। शौर्य उसके बाद डायमेंशन में रात होने तक रुका और उसने उन सभी लड़कियों के साथ रात का खाना खाया और अपने कमरे में देर रात को वापस आ गया। दूसरे दिन सुबह नाश्ता करने के बाद शौर्य और तीनों लड़कियां कंपनी के लिए निकल गई। साथ ही रिया और प्रिया कॉलेज चली गई। कंपनी का सुबह का काम देखने के बाद सभी रिपोर्ट्स को चेक किया गया। उसके बाद शौर्य बाकी लड़कियों के साथ ऑफिस के मीटिंग रूम में चला आया। कुछ देर बाद वहां 4 गोरे लोग अंदर आ गए। ये सभी नाइट्स ग्रुप के वर्तमान के लीडर थे। ये चारों लगभग एक ही उम्र के लग रहे थे। उन सभी की उम्र 40 से ज्यादा थी मगर उनमें कुछ अलग था जो शौर्य को हैरान कर रहा था। उनके शरीर से योद्धाओं की आभा महसूस हो रही थी। शौर्य को उनकी असलियत पर शक हो रहा था। ये चारों किसी सहस्त्रार चक्र जागृत हुए योद्धा से कम नहीं थे। शौर्य ने फिर खुद को संभालते हुए खुद को शांत किया और चेहरे पर एक मुस्कान लेकर खड़े होकर उनका स्वागत किया। शौर्य के विनम्रता से वे चारों बहुत प्रसन्न हुए। तभी एक गोरा शुद्ध हिंदी में बात करते हुए बोला, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि गीतांजलि फार्मा के मालिक इतने जवान हैं, लेकिन उनकी दवा पूरे दुनिया भर के लोगों के रिसर्च का विषय बन चुकी है। अरे सर, आपकी हिंदी तो वाकई लाजवाब है। आपके तारीफ के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोग भी किसी जवान लड़के से कम नहीं है। आप लोग भी अपनी उम्र से ज्यादा ताकतवर और फिट दिख रहे हैं। ये सुनकर चारों लोग मुस्कुराए और फिर उनमें से एक खड़ा हुआ जिसके बाल हल्के लाल रंग के थे। मिस्टर शौर्य, मेरा नाम लियो एंडरसन है और ये मेरे पार्टनर रिक विलियम है। ये मेरे तीसरे पार्टनर रॉबर्ट इटले हैं और आखिर वाले हैं एल्बर्ट जैक है। ओह, आप लोगों से मिलकर खुशी हुई। आप सभी का एक और बार मैं गीतांजलि फार्मा में स्वागत है।
इसके बाद शौर्य ने एक गहरी सांस ली और बोला, चलिए फिर बिजनेस की बात करते हैं। जैसा कि मेरे सीईओ ने आपको बताया होगा कि हमें आपके प्रपोजल की सारी शर्तें मंजूर हैं, तो हम सीधे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। इसके बाद इंटरनेशनल मार्केट की सारी जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। मेरा काम होगा कि मैं आपको सिर्फ अपना प्रोडक्ट दूं और उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिक्री आप देखेंगे। ये सुनकर सभी ने शौर्य के बात पर सहमति दी और तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए पेपर्स निकाल लिए। शौर्य ने उन कॉन्ट्रैक्ट्स पर तुरंत साइन किए और उसके बाद शौर्य उन्हें नजदीक के ताज होटल पर लंच के लिए लेकर चल गया। नाइट्स ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद शौर्य के पास अब करने के लिए कुछ नहीं था। सभी मेहमानों को लंच के बाद शौर्य ने एयरपोर्ट पर ड्रॉप किया और अपने ऑफिस वापस पहुंच गया। ऑफिस पहुंचकर शौर्य ने तीनों लड़कियों को आने वाले 1 से 2 महीने तक का काम डिटेल में समझा दिया। साथ ही उसने साइट पर जाकर काम का जायजा लिया जो अब लगभग खत्म हो चुका था। उसने उसके लॉन्च की तारीख चीफ मिनिस्टर से तय करने की जिम्मेदार कबीर पर छोड़ दी। उसके बाद शौर्य ने अपनी रिंग से कई डेथ गॉड के बॉक्स निकाले और अपने कंपनी तथा फैक्ट्री के आसपास लगा दिए। साथ ही 2 बॉक्स विला में भी लगा दिए। मुंबई में सब कुछ सही करने के बाद शौर्य सीधे बड़े दादाजी से मिलने सांगली चला आया। यहां पर भी उसने सुरक्षा के सारे इंतजाम कर दिए। 4 डेथ गॉड बॉक्स यहां लगा दिए और इनका कंट्रोल दादाजी के पास दे दिया। साथ ही 2 अलग बॉक्स बड़ी चाची के पास और विराज के मां के पास चुपके से रख दिए। शौर्य ने जब ये सुनिश्चित किया कि उसका परिवार और बिजनेस अब सुरक्षित है, शौर्य ने चैन की सांस ली। शौर्य उसके बाद मुंबई वापस आ गया। उसने चीफ को फोन लगाकर उसके जाने की खबर दे दी। रात को जब मुंबई की औद्योगिक परिसर से रिहायशी इलाके में अपनी गाड़ी से जा रहा था, उसे वहीं रास्ते से कुछ दूर अंदर की तरफ एक विशालकाय बिल्डिंग के अंदर आग लगी हुई दिखाई दी। जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि जिस कमरे में आग लगी है उसके बगल वाले रूम के अंदर एक छोटा बच्चा फंसा हुआ है। उस बच्चे की चीखें सिर्फ शौर्य को साफ साफ सुनाई दे रही थी। इस वक्त बिल्डिंग के बाहर लोगों की बहुत भीड़ लगी हुई थी और वे लोग वहां रहने वालों के बारे में बात कर रहे थे। अरे ये तो चौधरी का घर है ना, लगता है उसके घर पर कोई नहीं है, इसीलिए अभी तक उसके घर से कोई बाहर नहीं आया। अरे उसके घर में किसी के होने के लिए उसकी बीवी घर पर होने चाहिए थी ना, जो कल ही घर छोड़कर चली गई है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, उसका एक बच्चा भी तो है और उसकी बीवी ऐसे कैसे उसे छोड़कर चली जा सकती है भला। शौर्य ने इन बातों को पहले तो ध्यान से सुना, लेकिन उसे बाद में नजरअंदाज किया और अपनी तलवार को निकालकर उस पर सवार हो गया। उसने आसमान से सीधा उस घर के गैलरी में एंट्री मारी। इस वक्त घर की सारी खिड़कियां अंदर से बंद थी और आग के कारण कमरे के अंदर धुआं ही धुआं था। शौर्य ने खिड़की को एक झटके में तोड़ दिया। उसके ऐसा करते ही अंदर की आग की लपटें खिड़की से बाहर निकलने लगी। शौर्य ने इस आग को नजरअंदाज कर दिया और सीधे एक कमर के अंदर घुस गया। उसे वहां एक 4 साल का लड़का रोते हुए दिखाई दिया। शेर ने तुरंत अपने चेहरे को कपड़े से ढक दिया। उसके बाद हवाई शक्तियों की मदद से शौर्य ने सारा धुआं बाहर निकालकर छोड़ दिया। उसके बाद शौर्य ने उस कमरे के अंदर कदम रखा और आसपास के अग्नि और धुएं को नियंत्रित करके सारी आग को बुझा दिया। सबसे पहले जाकर शौर्य ने गैस रेगुलेटर बंद कर दिया। उसने फिर उस बच्चे को वहां से उठा लिया और उसे एक कंबल में लपेट लिया। इतना करने के बाद शौर्य ने उस बच्चे को ध्यान से देखा और पाया कि इस लड़के के अंदर ढेर सारी दूषित हवा चली गई है, जिस वजह से वह बेहोश हो चुका है। शौर्य ने तुरंत उस बच्चे के अंदर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित की। उसके ऐसा करते ही उस बच्चे को सूखी खांसी आई और उसके साथ ढेर सारा काला धुआं बाहर निकल गई। बच्चा खांसते हुए होश में आया। उसने आते ही बच्चे ने माँ और पापा के नाम से रोना शुरू किया। दूसरी तरफ उस बच्चे के बाप को जैसे तैसे आग लगने की खबर लगी तो वह दौड़ते हुए यहां पहुंच गया। तभी तक आग अपने आप बुझ चुकी थी। दरअसल चौधरी ने अपने बेटे को घर पर टीवी लगाकर दिया था और खुद काम पर चल गया था। जब वह नीचे पहुंचा तो अपने बेटे के बारे में पूछने लगा। उसने जब ये पूछा तब जाकर सोसाइटी के लोगों को पता चला कि उसका बेटा अंदर फंसा है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। तभी चौधरी दौड़ते हुए 5वें माले पर पहुंच गया और उसने दरवाजा खोलकर देखा तो पाया कि उसका बेटा सुरक्षित एक लड़के के गोद में था। शौर्य ने चौधरी को देखा तो उसे पता चल गया कि वह इस बच्चे का पिता है। शौर्य ने तुरंत बच्चे को उसके हाथ में दिया और जाने लगा। तभी पीछे से एक औरत दौड़ते हुए आई। ये चौधरी की वाइफ लीना थी। उस औरत ने आते ही अपना बच्चा चौधरी के हाथों से छीन लिया और चौधरी को गालियां देने लगी। ये देख शौर्य का माथा ठनक गया। उसने बिना कुछ बोले उस औरत को एक ऐसा झापड़ मारा कि उसके हाथ का बच्चा हवा में उड़ गया और शौर्य के हाथ में आया और वह औरत उड़कर दूर जाकर गिर गई।
शौर्य ने बच्चे को चौधरी की हाथ में दिया और ठंडी आवाज में उसके बीवी से बोला, अगर इतनी ही फिक्र अपने बच्चे की होती तो उसे साथ ले जाती। अब यहाँ इतनी देर से आकर शोर क्यों मचा रही हो? अब अगर आवाज आए न तो सीधा 5वें माले से नीचे फेंक दूंगा। इतना कहकर शौर्य चौधरी के पास गया और उसे बोला, परिवार दो जोड़ियों की सवारी होता है। दोनों जोड़ियां अगर एक साथ एक समान गति से चलेगी तो ही परिवार में सुख और शांति आ जाती है, मगर एक दूसरे से अगर आप मैं तुमसे ज्यादा बेहतर हूं ये दिखाने की कोशिश करने लगे तो उस परिवार को बिखरने से कोई नहीं रोक सकता। शौर्य ने चौधरी को परिवार का ज्ञान दिया, उसके अपने पास खुद के अनुभवों से प्राप्त था। शौर्य ने फिर एक बार उस औरत को देखा जिसका अब पूरा नक्शा बदल चुका था और उसके मुंह से एक आवाज नहीं निकल रही थी। देखो तुम्हारी अपने पति से क्या परेशानी है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मगर एक बात याद रखना कि तुम एक माँ हो। माँ का अपने बच्चे पर बाप से ज्यादा अधिकार होता है और तुम उस बच्चे को ही छोड़कर घर से जाने की हिम्मत करती हो तो इसका मतलब है तुम अपने बच्चे को अपना नहीं मानती और तुम्हारी नजरों में वह एक बोझ है। इस वजह से तुम एक माँ कहलाने के लायक नहीं हो। अगर चाहती हो तुम्हारा बच्चा तुम्हें भविष्य में माँ को तरह ट्रीट करे तो तुम भी उसके साथ माँ जैसा बर्ताव भी करो। अचानक ऐसे प्रकट होकर मेरा बच्चा चिल्लाने वाले को माँ नहीं कहते हैं। तुम सिर्फ एक ढोंगी माँ बन जाती हो। शौर्य की तीखी बात उस औरत के दिल को लगी और वह रोते हुए उठकर शौर्य से माफी मांगते हुए अपने पति के पास चली गई। शौर्य ने एक हीरो की तरह आकर एक घर को जलने से और एक परिवार को टूटने से बचाया था। भले ही उसका तरीका हमेशा की तरह टेढ़ा था। अब क्या होगा आगे? क्या है नाइट्स ग्रुप के लोगों का इतना ताकतवर होने का राज? क्या शौर्य की कंपनी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टिक पाएगी? क्या होगा आगे? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। 134 संत अधिपति स्तर। बाहर के सारे झमेलों से निपटकर शौर्य डायमेंशन के अंदर आ चुका था। इस वक्त उसके सामने साधना की सारी समग्र राखी थी। साथ ही उसका साधना कक्ष भी रेडी कर दिया था। आज शौर्य अपने संत स्तर से संत अधिपति स्तर तक की साधना को शुरू करने वाला था। चित्रा के मुताबिक शौर्य को इस साधना में पहले से ज्यादा समय लगने वाला था। ये साधना पहली साधना से बिल्कुल अलग थी। ये साधना शौर्य के आत्मिक शक्ति और शारीरिक शक्ति का उसके आध्यात्मिक और कुंडलिनी शक्तियों के साथ एक योग स्थापन करने वाली थी। पिछली बार जब शौर्य साधना करना चाहता था उस वक्त शौर्य कई भावनिक पड़ावों से गुजरा था, इस वजह से उसकी आत्मिक शक्ति असंतुलित थी। इस बार शौर्य की चारों ताकतें एक समान संतुलन में प्रस्थापित हो चुकी थी, जिस वजह से अब वह अगले स्तर की साधना करने के लिए सक्षम था। शेर ने आते ही अपने लिए अधिरोहण गोलियां बनाए। आम साधक के लिए एक गोली काफी थी, मगर ये शौर्य था तो उसने कई सारी गोलियां बना ली। उसके बाद उसने कॉस्मिक लिक्विड निकाला और उसे अपने सामने रख दिया। शौर्य साधना के दौरान इस ऊर्जा को भी अपने सहयोगी शक्ति में मिलना चाहता था। शौर्य ने साधना मंत्र को जपना आरंभ किया और गहरे ध्यान में चला गया। उसने अपने अंतर्मन में तैयार हुए बीज को देखा जो अब तक एक छोटे शिशु का आकार ले चुका था। शौर्य ने अपने शरीर से आध्यात्मिक ऊर्जा और कुंडलिनी ऊर्जा को सक्रिय करके उस शिशु में प्रवाहित करना शुरू कर दिया। उसी वक्त उसकी आत्मिक शक्ति भी उस शिशु के अंदर जाने लगी। आत्मिक शक्ति उस शिशु के लिए बेहद जरूरी थी, जिस वजह से वह शिशु अपनी खुद की आत्मा को आकार दे सकता है। शौर्य ने अपना ऊर्जा प्रवाह जारी रखा। साथ ही उसकी शारीरिक शक्ति भी इस वक्त उसके सुनहरे खून के रूप में उस शिशु में समाने लगा। कुछ ही देर में शिशु का आकार बढ़ने लगा। धीरे धीरे उस पर नए अंग स्पष्ट दिखने लगे। शौर्य ने उसके बाद अपने अंतर्मन से बाहर आकर आत्मिक शक्ति से 2 आधारों गोलियों को खा लिया। ऐसा करते ही वह पतला ऊर्जा प्रवाह मोटा हो गया और उस शिशु का विकास अधिक तेजी से होने लगा। उसका आकार भी बढ़ने लगा था। देखते ही देखते वह शिशु अब किसी 3 महीने के बच्चे जितना बड़ा होने लगा। उसके बाद उसका विकास रुक गया। ये देख शौर्य सोच में पड़ गया और उसने तुरंत और 2 गोलियां निगल ली। गोलियों को निगलते ही ऊर्जा प्रवाह फिर से तेज हो गया, लेकिन इस बार वह बीज किसी इंसानी शरीर की तरह बड़ा नहीं हो रहा था, मगर अब उसने अपने आप को गोलाकार में मोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे वह बच्चे जैसे दिखने वाली चीज एक पूर्ण गोले में बदल गई। लेकिन ये गोला ऊर्जा से भरपूर लग रहा था और उसका रंग हल्के नीले रंग का था, जिस पर नीली और हरी छटाएं चमक रही थी। इसके बाद फिर ऊर्जा प्रवाह खंडित होने वाला था तो शौर्य ने 2 और गोलियां निगल ली। साथ ही उसने कॉस्मिक लिक्विड के बोतल से 50 से ज्यादा बूंदें गटक ली। ऐसा करते ही एक नया ऊर्जा प्रवाह शौर्य के शरीर के अंदर शुरू हो गया। ये ऊर्जा प्रवाह 7 रंगों से चमक रहा था। ये 7 रंग 7 तत्वों को संबोधित कर रहे थे। आमतौर पर पृथ्वी पर 5 तत्व मिलते हैं, पर बाकी 2 जिन्हें आयाम और समय की शक्ति कहा जाता है वह सिर्फ कॉस्मिक लिक्विड में मिलता है।
शौर्य ने एक प्रयोग के तौर पर पंचमहाभूतों की ऊर्जा की जगह कॉस्मिक लिक्विड को इस्तेमाल किया था और वह सक्सेस हो चुका था। देखते ही देखते वह गोला किसी ग्रह की तरह गोल घूमने लगा और उसकी सतह अब ठोस बन रही थी। साथ ही उसके ऊपर पानी जैसा तरल दिखाई दे रहा था। शौर्य ने इसे ध्यान से देखा, तभी शौर्य के सवालिया भाव पढ़कर सिस्टम बोली, होस्ट तुम तो बड़े खतरों के खिलाड़ी निकले, तुमने कॉस्मिक लिक्विड का नया उपयोग खोजकर निकाला है। आमतौर पर सिर्फ 5 तत्वों की ऊर्जा से बाकी साधक अपना आत्मिक संसार बनाते हैं, मगर तुमने तो स्पेस और टाइम को भी इससे जोड़ दिया है, जिस वजह से तुम्हारा आत्मिक संसार नकली आत्मिक संसार न रहकर एक अलग आयाम बन चुका है। अब तुम इसे जितनी अधिक ऊर्जा दोगे ये उतना ही विकसित होगा। ये एक असली ग्रह की तरह है जहां जीवन होगा। अब ये सब तुम पर निर्भर है कि तुम इसे कितनी ऊर्जा दे पाओगे। और होस्ट एक बात याद रहे, जब तक ये संसार पूर्णतः विकसित नहीं होता तब तक तुम अपनी साधना पूरी नहीं कर पाओगे। सिस्टम की पूरी बात सुनने के बाद अब शौर्य को पश्चातावा हो रहा था। एक तो उसके पास पहले ही समय कम था और अब ये अधिक समय लेगा, ये अच्छी खबर नहीं थी। शौर्य ने फिर एक गहरी सांस ली और 4 अधिरोहण गोलियां मुंह में डाल ली। उसके साथ कॉस्मिक लिक्विड की कुछ और बूंदें भी शौर्य ने पी ली। उसके बाद उसने अपना ऊर्जा प्रवाह और अधिक तेज कर दिया और उस आत्मिक संसार में धीरे धीरे बदलाव दिखने लगे। सबसे पहले वह स्थायी ठोस गोला तपने लगा और एक लावा जैसे गर्म गोले में तब्दील हो गया। पंचतत्वों के अग्नि तत्वों का अवशोषण गति से होने लगा। पूरी अग्नि तत्व ऊर्जा उसमें पूरी तरह समाहित हुई। उसके बाद भू तत्व को उस गोले ने खींचना शुरू किया। देखते ही देखते वह ऊर्जा भी पूरी तरह सोख ली गई और वह तरल गर्म पदार्थ फिर एक बार ठोस जमीन के गोले में बदल गया। तभी साइट ने शौर्य से कहा, होस्ट जितना हो सके उतना आध्यात्मिक पानी को शरीर में सोख लो, इस वजह साधारण पानी की जगह तुम्हारे इस संसार में भी आध्यात्मिक पानी का निर्माण हो जाएगा। साथ ही इसके वजह से यहाँ पर आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत का भी निर्माण होगा। साइट के कहे मुताबिक शौर्य ने अपने स्पेस से ढेर सारी आध्यात्मिक पानी की बोतलें निकाली और उनके अंदर के पानी को सीधे शरीर में बिना पिए प्रवाहित कर दिया। ऐसा करने से वह पानी जल तत्व की जगह उस नए ग्रह ने सोखना शुरू किया। देखते ही देखते जल तत्व की भी स्थापना हो गई। जल तत्व स्थापित होते ही उस ग्रह के सतह पर पानी के कई स्रोत तैयार होने लगे। धीरे धीरे उस ग्रह की सतहों पर सागर का निर्माण होने लगा। सागरों का निर्माण होते ही पानी की भाप बनी और वे बदल में बदल गए और इन बादलों से जमीन सतहों पर वर्षा होने लगी। धीरे धीरे ये ऋतुचक्र बड़े तेजी से शुरू हो गया। शौर्य को बिना एनिमेशन के वाटर साइकिल नजदीकी से देखने मिली। जब जल तत्व की स्थापना पूर्ण हुई तो अब भाप की वजह से वाहन पहले ही वायु रूप तत्व बन गया था। उस ग्रह ने वायु तत्व की ऊर्जा को भी कॉस्मिक लिक्विड से निकाल लिया। इस ऊर्जा की वजह से उस ग्रह की सतह पर तेज आंधी तूफान का निर्माण हुआ और हवा का प्रवाह धीरे धीरे बढ़ा लगा। देखते ही देखते उस ग्रह के चारों ओर वातावरण निर्मित की क्रिया संपन्न हुई। इस वक्त इस ग्रह पर खाली आग, जमीन, पानी और हवा थी। अब इसमें आखिरी तत्व की जरूरत थी, वह था जीवन। शौर्य के कॉस्मिक लिक्विड से एक हरी एनर्जी की किरण अलग हो गई और उस ग्रह में समा गई। देखते ही देखते कई सूक्ष्म जीवों का जन्म उस ग्रह पर होने लगा। ये सब शौर्य किसी फास्ट फॉरवर्ड प्ले किए गए मूवी की तरह देख पा रहा था। कुछ समय में जमीन की सतह पर भी बारी होने के बाद नई घास उगाई, साथ ही छोटे छोटे पेड़ और पौधे उगना शुरू हो गए। समय बीतता गया और कई छोटे छोटे कीड़े, फिर कुछ सस्तन प्राणी और कुछ अंडज प्राणी भी जन्म लेने लगे। इनकी एक नैसर्गिक अन्ना श्रृंखला का निर्माण हुआ। शौर्य इसे ध्यान से देख रहा था, साथ ही ऊर्जा की आपूर्ति भी कर रहा था। तभी सिस्टम शौर्य को चिढ़ाते हुए बोली, बधाई हो होस्ट, आप पापा बन गए इतने सारे जीवन के। ये सुनकर शौर्य मुस्कुराया और फिर अगले 2 बचे तत्वों को देखने लगा। ये देख सिस्टम शौर्य से बोली, होस्ट अगर तुम इस संसार को चिरायु बनाना चाहते हो तो इसमें तुम समय और आयाम के तत्व को सम्मिलित कर सकते हो, मगर एक बात याद रखना, ऐसा होते ही ब्रह्मांड में तुम्हारे ग्रह को एक सूर्यमाला में स्थापित करना पड़ेगा और साथ ही अगर तुम इसे अपने शरीर में रखते हो तो तुम्हारा खुद का वजन एक ग्रह के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि इन 2 तत्वों से जोड़ने के बाद अगर तुम पृथ्वी पर कदम रखते हो तो संपूर्ण पृथ्वी के नए ग्रह के भार से टूट सकती है या उसके परिभ्रमण गति में बिगाड़ आ सकता है। ऐसा होने पर सभी जीव खतरे में आ जाएंगे। ये सुनने के बाद शौर्य ने इन 2 तत्वों को ऐड करने का ख्याल निकल दिया और उनसे एक कवच का आवरण उस ग्रह के चारों ओर बना दिया। इसे देख सेट बोली, होस्ट ये तुमने क्यों किया? सिस्ट का सवाल सुनकर शौर्य मुस्कुराया और बोला, ओह मेरी आमप्रेजेंट और ओमनीपोटेंट सिस्टम, तुम्हें मालूम नहीं कि आयाम और समय का काल तत्व किसी को भी महसूस नहीं हो सकता। मैंने अपने इस छोटे से संसार को बाकी लोगों से बचाने के लिए इस पर यह आवरण रचा दिया है।
अगर अब कोई मेरी साधना और मेरे इनर वर्ल्ड को देखने की कोशिश करेगा तो उसे वही दिखेगा जो मैं खुद उसे दिखाना चाहता हूँ। हूं न मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट। शौर्य को ऐसे खुद तारीफ करते देख सिस्टम ने गुस्सा हो गई, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया और बोली, हाँ हाँ मालूम है मुझे, बस इसका ऐसा इस्तेमाल मैंने सोचा नहीं था। वो तो तुम्हारा एक बार तुक्का लग गया है और कुछ नहीं। शौर्य का आंतरिक संसार यानी इनर वर्ल्ड अब असली दुनिया में बदल गया था। साथ ही उसकी साधना अब पहले से अधिक बढ़ चुकी थी। धीरे धीरे यह इनर वर्ल्ड शौर्य के ऊर्जा केंद्र में बदल गया। ये इनर वर्ल्ड अब शौर्य को हर तरह से ऊर्जा देने के लिए सक्षम बन गया था। ऐसा ऊर्जा केंद्र होना बड़ी ही अजीब बात थी, मगर शौर्य कहाँ नौमा था तो ऐसे होना अजीब नहीं था। शौर्य की असीम ताकत अब इतनी ज्यादा थी कि अगर उसने सोच लिया तो वह इस दुनिया को अकेले पलक झपकते ही खत्म कर सकता था। इधर बाहर डायमेंशन भी शौर्य के बढ़ती ताकत के साथ बदल रहा था। अंदर मौजूद लोगों की ताकत दिन गुना रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रही थी। माया और बाकी लड़कियों इससे अधिक प्रभावित हो रही थी। देखते ही देखते कुछ नए भूखंड और जिला भी डायमेंशन के अंदर दिखने लगे। इस वक्त डायमेंशन का आकार एक खंड जितना बड़ा हो चुका था। साथ ही कुछ छोटे छोटे समुद्र भी दिखने लगे थे। 4 अंडे जो माया के पास थे वे भी अब अपने अंदर से लाइफ एनर्जी को रिलीज कर रहे थे। इसका मतलब था कि उनके अंदर अब जीवन का निर्माण हो चुका था और वे कभी भी टूटकर बाहर आ सकते थे। सभी लड़कियों का साधना स्तर संत स्तर तक पहुंच गया था। उनमें बहुत सारे आमूलाग्र बदलाव दिखाई दे रहे थे। नए वन्य जीवों की आवाजें अब जंगल से सुनाई देने लगे थे। डायमेंशन के अंदर की आध्यात्मिक पानी की नदी अब एक समुद्र में मिल रही थी। साथ ही नई तरह की दुर्लभ जड़ी बूटियां तथा नए तरह के पहाड़ भी तैयार हो गए थे। दूर से ये पहाड़ आम पहाड़ियों की तरह थे, मगर ये सब आध्यात्मिक पत्थरों के पहाड़ थे। शौर्य की साधना भी लगभग खत्म हो गई थी और वह अब अपने ध्यान से बाहर आ चुका था। उसके सामने राखी सारी चीजें खत्म हो चुकी थी। सिर्फ कॉस्मिक लिक्विड की कुछ बूंदें बची थी। अब शौर्य को इसे ढूंढने की तीव्र इच्छा होने लगी। शौर्य ने अपनी आंखें खोली और धीरे से अपनी जगह पर खड़ा हो गया, मगर ऐसा करते ही उसका संतु बिगड़ गया और वह धड़ाम से नीचे गिर गया। उसके गिरते ही नीचे की जमीन कई फीट धंस गई। इसे देख शौर्य घबरा गया। तभी साइट ने उसे ताना मारते हुए कहा, होस्ट मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जैसे साधक से मेरा पाला पड़ा है, जिसे साधना करना आता है पर अपने साधना को स्थापित करना तुम भूल जाते हो। पहले अपनी साधना को स्थापित करो और फिर इधर उधर उछलने की कोशिश करो। ये सुनकर शौर्य को थोड़ी शर्म आई। एक छोटी बच्ची उसे ताना फेंककर मार रही थी, जिसके सामने कोई बोलता है तो वह उसके आखिरी शब्द बन जाते हैं। शौर्य ने अपने गुस्से का घूंट पी लिया और खुद को शांत करते हुए उसने फिर एक बार अपनी शक्तियां को नियंत्रित करके अपनी साधना को छुपाना शुरू किया। धीरे धीरे उसके शरीर से निकलने वाली सारी आभा गायब हो गई और वह एक आम इंसान की तरह बन गया। जब वह बाहर आया तो उसके बाल फिर एक बार लंबे हो चुके थे। साथ ही उसका शरीर अधिक सुडौल बन गया था। उसका चेहरा अधिक हैंडसम बन गया था, किसी देवता की तरह। शौर्य को देखकर माया और चित्रा बस देखते ही रह गई। उन्हें देखकर शौर्य ने उनके सामने चटकी बजाते हुए बोला, ज्यादा ऐसे मत देखो क्योंकि मेरा दिल किसी अप्सरा और एक आदि देवता को झेल नहीं पाएगा। ये सुन के दोनों लड़कियों के चेहरे लाल हो गए। शौर्य ने उन्हें नजरअंदाज किया और बाहर आ गया। महल के बाहर लड़कियों भी जमा होकर उसका इंतजार कर रही थी। तभी शौर्य ने उनके साधना स्तर को देखा और खुश हुआ। वह लड़कियों, तुमने एकदम सही काम किया है यहाँ रुककर। अब तुम सब इतने ताकतवर तो बन चुके हो कि तुम बाहर अपना सिर उठाकर जी सकती हो। साथ ही तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो तुम उन्हें खत्म भी कर सकती हो। ये सुनकर सारी लड़कियां खुश हो गई। शौर्य ने अपने रिंग से कुछ गोलियां निकाली और सभी को बांट दी और बोला, ये गोलियां एक खास लिक्विड से बनाई गई है। इन्हें खाने से तुम्हारी आत्मिक ऊर्जा बढ़ जाएगी, साथ ही तुम्हारा शरीर किसी भी शस्त्र से कभी घायल नहीं होगा। सभी लड़कियों ने वह गोलियों की और खुशी से वहां से जाने लगी। तभी शौर्य ने उन्हें रोका और बोला, मैं कुछ लड़कियों का चुनाव करने वाला हूं जो मेरे साथ बाहर चलेंगी और मेरे दुश्मनों को खत्म करने में मदद करेगी। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो ताकतवर, स्मार्ट और निर्दयी हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये सब क्वालिटीज रखती हो तो आज शाम युद्धकला के मैदान में पहुंच जाना। अपना संदेशा देने के बाद शौर्य मुड़कर वहां से चला गया। तभी माया दौड़ते हुए शौर्य के पास आए और बोली, स्वामी जल्दी चलिए, वो अंडे अभी टूटने वाले हैं, जल्दी चलिए। ये सुनकर शौर्य भी उत्साहित हुआ और माया के साथ दौड़कर उस कमरे में गया जहां उन अंडों को रखा गया था। क्या निकलने वाला है इन अंडों से? क्या शौर्य को मिल पाएगा उसका अपना वाहन? क्या करने वाला है शौर्य लड़कियों को चुनने के लिए? अब क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। 135 अंडे का फंडा।
डायमेंशन के अंदर सभी लड़कियां और शौर्य एक कमरे में खड़े थे। उनके सामने 4 अंडे रखे हुए थे और उन अंडों के सतह पर क्रैक्स गिरने शुरू हो चुके थे। इन क्रैक से 4 अलग अलग रंग की रोशनी निकल रही थी। शौर्य ने देखा कि उन अंडों से लाल, हरी, सफेद और नीली रोशनी निकल रही थी और ये रोशनियां एक तत्व का प्रतिनिधित्व कर रही थी। सबसे पहले नीले रंग की रोशनी वाला अंडा टूट जाता है और उसके अंदर से एक ऐसा जीव बाहर निकलता है जिसका पूरा शरीर एक कछुए का था और उसकी पूंछ एक सांप थी। उस कछुए ने निकलते ही शौर्य को देखा और उसके पास हवा में तैरते हुए पहुंचा। उस कछुए ने शौर्य के सिर पर अपनी जगह बनाई। ये जीव सिर्फ एक हथेली के आकार का था, तो उसे ज्यादा जगह नहीं लगने वाली थी। तभी दूसरा लाल रंग का अंडा टूटा और एक छोटा गरुड़ पक्षी बाहर निकला, जिसके शरीर से भयंकर आग की लपटें निकल रही थी। वह गरुड़ पक्षी भी शौर्य के सामने उड़कर चला आया और शौर्य के आंखों में देख एक चीत्कार से चीखा और शौर्य के चारों ओर फेरे मारने लगा। आखिर बहुत देर बाद वह पक्षी शौर्य के कंधे पर जाकर बैठ गया। तभी तीसरा और चौथा अंडा भी टूट गया और हरे रंग के अंडे से एक सांप जैसे दिखने वाला मगर जिसे हाथ थे वह बाहर निकला। इस सांप के लंबे हरे रंग के बाल थे और उसके सिर पर सिंग थे। वह सांप जैसा जीव शौर्य के हाथ से किसी ब्रेसलेट की तरह लिपट गया और शांत हो गया, मगर बगल के अंडे से जो निकला उस देख सभी हैरान थे। बगल वाले सफेद अंडे से पहले एक प्यारा सा पंजा निकल उसके ऊपर दूध से सफेद रंग के बाल थे। सभी उसे अंडे को ध्यान से देख रहे थे। तभी एक और पंजा निकला। उसके बाद अंडे के ऊपरी हिस्से से एक क्यूट सा सिर बाहर निकल आया, जिसे देख शौर्य का दिल उसे देखते ही पिघल गया। ये एक छोटा बिलौटा था। बाहर आते ही उसने म्याव की आवाज की। शौर्य ने देखा कि यह बिलौटा भी तुरंत उछलकर शौर्य के गोद में आकर बैठ गया। ये सारी क्रियाकलाप खत्म होने तक शौर्य वहां खड़ा का खड़ा था। उसने जरा भी हिलने की कोशिश नहीं की। वह तो अभी तक सारी बातें समझने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने शरीर पर चिपके सभी जीवों को देखा और फिर माया और चित्रा को देखने लगा। वे दोनों इस वक्त आंखें फाड़कर उन जीवों को देख रही थी। उनकी हालत देख शौर्य बोला, अब तुम दोनों आगे कुछ बोलोगी भी या सिर्फ इसे देखते रहोगी? यहां मेरा सिर घूम रहा है। तभी चित्रा शौर्य के कंधे पर बैठे गरुड़ पक्षी को छूते हुए बोली, ये अग्नि गरुड़ है। इसे फीनिक्स भी कहते हैं आज के समय में। और ये कछुआ जिसमें एक शरीर में 2 जीव रहते हैं, इसे अकूपर कहते हैं। कहते हैं कि ये जीव जल तत्व का स्वामी है। तभी माया आगे आए और हाथ पर लिपटे सांप जैसे जीव को देखकर बोली, ये वृत्रा है। ये एक ऐसा जीव है जो भू तत्व और जीवन तत्व का स्वामी होता है। ये जीव उन जीवों में से एक है जिसे एक ही समय एक से ज्यादा तत्वों का नियंत्रण करने की क्षमता होती है। और आखिर में ये बिल्ली जैसा दिखने वाला जीव कोई आम जीव नहीं है। ये एक सफेद शेर है जो वायु और दामिनी मतलब विद्युत तत्व पर नियंत्रण रखता है। शौर्य ने ये सब ध्यान से सुना और फिर अपने शरीर पर से सभी जीवों को नीचे उतार दिया और उन्हें अपने सामने रखकर उन्हें ध्यान से देखने लगा। इस वक्त ये सारे जीव छोटे और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। उन्हें देख शौर्य का भी दिल पिघल रहा था। तभी सिस्टम की चिढ़ाने वाली आवाज आई, बधाई हो होस्ट, तुम तो सच में पापा बन गए, वो भी 4 बच्चों के। मुझे तो अब बहुत खुशी हुई। ये सुनकर शौर्य के ओंठों के किनारे हिलने लगे। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह अपने दिमाग में ये कल्पना कर रहा था कि वह अपने 4 बच्चों के साथ मतलब जीवों के साथ सिस्टम को पकड़कर उसके गाल खींच खींचकर उसे सुझा देंगे। साथ ही वे सब सिस्टम के सामने आइसक्रीम और उसके बाकी की खाने की चीजें उसे दिखा दिखाकर खा रहे थे। साथ ही वे लोग उसे पकड़कर पीट भी रहे थे। तभी सिस्टम बोली, ओ 4 बच्चों के पापा, अब अपने बच्चों का ध्यान रखो और उन्हें अपना खून पिलाओ ताकि तुम उनसे मन से कनेक्ट हो जाओ तो तुम्हें उन्हें समझने में आसानी हो जाएगी। ये सुनकर शौर्य ने तुरंत अपने उंगली को काटा और अपने खून की 4 बूंदें उन जीवों के मुंह में डाल दी। शौर्य का खून दैवीय स्तर तक पहले ही पहुंच गया था, जिस वजह से उसके खून की क्वालिटी बहुत ज्यादा थी और वह बेहद ताकतवर भी था। शौर्य के खून की बूंद उन जीवों के मुंह में जाते ही सारे जीव अचानक कांपने लगे और देखते ही देखते उनका आकार तुरंत बदलने लगा। कुछ ही देर में सारे जीव एक मध्यम आयु के जानवर जितने बड़े हो गए और शौर्य के दिमाग में उनकी आवाजें सुनाई देने लगी, स्वामी आपके रक्त की ऊर्जा बहुत स्वादिष्ट है, मुझे और चाहिए। वृत्रा शौर्य से अपनी जीभ बाहर निकालते हुए बोला। वहीं वह छोटा बिलौटा भी अब एक पूरी तरह विकसित बिल्ले जितना हो चुका था। उसने उछलकर शौर्य के गालों को चाटा और फिर उसे अपनी प्यारी आंखों से देखते हुए बोला, स्वामी क्या वो आप थोड़ा और खून दे सकते हैं? मैं ज्यादा नहीं, थोड़ा ही चाहता हूं। शौर्य ने जब उसे देखा तो उसके माथे की नसें उभर आई।
तभी एक छोटी लड़की की आवाज आए और वह अग्नि गरुड़ शौर्य के कंधे पर चढ़ गई और कान में अपनी चोंच डालकर उसका कान खुजाते हुए बोली, स्वामी मुझे भी थोड़ा और खून मिल जाता तो मैं भी खुश हो जाती। मुझे भी थोड़ा दे दो। तभी वह कछुआ उड़कर आकर सिर पर बैठा, फिर वह और उसकी पूंछ दोहरी आवाज में बोले, मुझे आपका खून नहीं चाहिए, आप मुझे बस आपका थोड़ा मांस दीजिए जो आपके खून से कम स्वादिष्ट होगा। शौर्य ने उनकी सारी बातें सुनी और फिर गुस्से से बोला, मैं कोई खून की फैक्ट्री नहीं हूं जो तुम्हें बार बार अपना कीमती खून निकाल कर दूं। पहले तुम अपनी अहमियत साबित करो, फिर मैं सोचूंगा। इतना कहकर शौर्य ने उन सभी को नीचे उतार दिया और वहां से चला गया। सभी जीव उसे जाते देख निराश हो गए। इस वक्त बगल में खड़े सभी लोग उन जानवरों को ध्यान से देख रहे थे। इतनी देर से जो भी बातें शौर्य और इन जीवों में हुई उसे किसी ने भी नहीं सुना था। वे सब अपने आत्मिक मन से शौर्य के साथ बात कर रहे थे। उन लोगों ने शौर्य की आखिरी बात सुनी थी जो कि उनके अहमियत के बारे में थी। माया ने कुछ सोचा और उन जीवों से बोली, तुम सब तो दैवीय जीव हो, तो तुम्हें अब अपनी ताकत और खुद को विकसित करना पड़ेगा। जैसे कि स्वामी ने कहा, तुम्हें अपनी अहमियत स्वामी के सामने साबित करनी पड़ेगी। तुम सभी को अपने अपने जन्म से जो गुण मिले होंगे तो उनका उपयोग करके अपनी शक्तियां बढ़ाओ ताकि स्वामी तुमसे खुश हो जाए। माया की बात सुनकर सभी जीव उसकी बात समझ गए थे। वे तुरंत एक दूसरे को देखकर कुछ सोचने लगे और फिर वहां से बाहर उड़ गए। सभी जीव उस जगह पहुंच गए जहां शौर्य था। शौर्य इस वक्त अपने कमरे में बैठ अपने दिमाग में ये सोच रहा था कि क्या वह किसी दैवीय योजना का हिस्सा है या फिर उसे ये सब गलती से मिल रहा है। ब्रह्मदेव ने उसे क्यों समरलोक जाने के लिए कहा, क्या रखा है समरलोक में उसके लिए। इन सवालों के बारे में शौर्य सोचे जा रहा था। तभी उसके सारे जीव उसके कमरे की खिड़की से अंदर आए और उसके सामने बैठ गए। उन्हें ऐसे अपने पीछे आते देख शौर्य को अब उनके चिपकूपन से चिढ़ महसूस हो रही थी। तभी वृत्रा शौर्य से बोला, स्वामी हम आपके साथ रहना चाहते हैं। हम आपको वचन देते हैं कि आने वाले समय में हम अपने अभ्यास से खुद को अधिक शक्तिशाली बनाएंगे। आपको हम हमारी अहमियत साबित करके दिखाएंगे। बस आप हम पर विश्वास रखिए। अब हम खुद को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए यहाँ से दूर जाने वाले हैं। जब हम वापस आएंगे तब आप हमें एक नए रूप में देखेंगे। सभी जीवों ने शौर्य को प्रणाम किया और वहां से निकल गए। शौर्य ने उन्हें जाते वक्त देखा तो उसका दिल भी बहुत खुश हुआ। तभी सिस्टम बोली, एक बाप को अपने बच्चों को अपने से दूर जाते वक्त ऐसा ही महसूस होता होगा। मुझे भी अब रोना आ रहा है। सिस्टम की ऐसी चिढ़ाने वाली बातें शौर्य के मन पर अब कोई असर नहीं कर रही थी। तभी उसकी तलवार जो अब तक चुप थी वह बोली, ओह मेरे बच्चों तुम जल्दी अपनी शक्तियां बढ़ाकर वापस आ जाओ, तुम्हारी ये माँ तुम्हारा इंतजार करेगी। शौर्य को अब अपने सिर में दर्द महसूस होने लगा और वह बोला, तुम दोनों अब तुम्हारा सारा इमोशनल ड्रामा बंद भी करोगी या मैं तुम दोनों को डायमेंशन में डालकर चुप करा दूं। ये सुनकर दोनों चुप हो गई। शौर्य ने फिर कुछ देर और आराम किया और युद्ध के अभ्यास के मैदान में पहुंच गया। इस वक्त तक सारी लड़कियां यहां जमा हो चुकी थी। शौर्य के आते ही सभी लड़कियां एकदम किसी सेना की तरह सीधे खड़ी हो गई। शेर ने उन्हें देखा और बोला, आप सभी को जैसे कि मैंने बताया था कि आप लोगों में से जो लोग अपने आप को मेरे शर्तों पर खरे पाते हो वे लोग आगे आए। मैं चाहूंगा कि पहले आप मुझे अपनी काबिलियत साबित करो। इसके लिए आप लोग मेरे साथ एक प्रैक्टिस मैच करोगे। आपको अपनी पूरी ताकत लगाकर मुझे हराने की कोशिश करनी होगी। अगर आप मुझे हर पाए या मुझे इम्प्रेस कर पाए तो मैं आप लोगों को एक खास ट्रेनिंग दूंगा। उसके बाद हम बाहर की दुनिया में जाएंगे और हमारे दुश्मनों को ढूंढकर हम खत्म करेंगे। शौर्य की बात बताने के बाद माया आगे आए और उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और मैदान के बीचों बीच एक स्टेज का निर्माण हुआ। शौर्य स्टेज के बीचों बीच खड़ा था। उसके बाद सभी लड़कियां स्टेज पर एक एक करके आने लगी और शेर पर अलग अलग दांव इस्तेमाल करके हमला करने लगी। कुछ शस्त्र लेकर हमला कर रही थी। शौर्य इस दौरान उन सभी की ताकतों का स्तर और उनकी सूझबूझ को देख रहा था। इस मुकाबले के दौरान शौर्य ने कुल 20 लड़कियों का चुनाव किया था। शौर्य ने फिर सभी को अगली ट्रेनिंग की जानकारी उनके दिमाग में ट्रांसफर की। सभी लड़कियों को शौर्य ने एडवांस वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी, साथ ही उन सभी को कुछ काले रंग के गोले दिए। उन सभी को उसे एक्टिवेट करने की प्रोसेस की जानकारी शौर्य ने दी। उन सभी ने उसे एक्टिवेट किया और फिर उनके शरीर पर काले रंग के कपड़े अपने आप तैयार हो गए। सभी को जब शौर्य ने रेडी किया तो उसे कुछ अचानक याद आया और वह माया को देखकर पूछा, वैसे माया क्या तुम्हें पता है मुझे कितना समय हुआ साधना करने के लिए। शौर्य की बात सुनकर माया ने अपने माथे पर हाथ रख दिया और बोली, स्वामी आपको अंदर आके 6 महीने से ज्यादा समय हो गया है। इसका मतलब बाहर की दुनिया में आपको 2 महीने हो गए। शौर्य ने ये सुना तो उसने अपना माथा पीट लिया।
शौर्य तुरंत उन लड़कियों को देखा और बोला, तुम सभी लोग अभी मेरे साथ चलो, हमें अपना काम तुरंत शुरू करना है। इतना कहकर शौर्य ने उन्हें एक दूसरे के हाथ पकड़ने के लिए कहा और अगले ही पल सभी लोग वहां से गायब हो चुके थे। जब शौर्य और बाकी लड़कियां डायमेंशन के बाहर आई तो शौर्य ने उन लड़कियों में से एक लड़की को उनका लीडर चुना। उसका नाम आद्या था। शौर्य ने उसे अपना बैंक कार्ड दिया और उसे सभी के अकाउंट बनाकर सभी के अकाउंट पर समान रूप से पैसे को बांट लेने के लिए कहा। साथ ही उन्हें अपने अपने पुराने घर जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए कहा। सभी लड़कियां अपने अपने काम पर लग गई। शौर्य फिर अपने विला पर लौटा तो देखा कि सभी लड़कियों के चेहरे उतरे थे। साथ ही विराज और इशिका भी वहां मौजूद थे। जब विराज ने शौर्य को देखा तो वह तुरंत उठकर शौर्य से गले मिल गया और बोला, भाई तू ऐसे कहाँ चल जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन तेरे जाने के बाद हमेशा मुसीबतें हमारा एड्रेस ढूंढते हुए हमारे पास आ जाती है। ये सुनकर शौर्य ने सभी को देखकर पूछा, क्या हुआ भाई, सबके चेहरे ऐसे लटके क्यों है? सब ठीक तो है? ये सुनकर जिया और प्रिया भी शौर्य के गले लग गई और बोली, भाई कुछ भी ठीक नहीं है, हमारे परिवार पर अब एक और नई मुसीबत आई है। पता नहीं कौन है वे लोग, पर 10 दिनों पहले हमारे घर पर हमला हुआ पर अपने रखे हुए डेथ गॉड एक्टिवेट हो गए और उन्होंने उन लोगों की लाशें बिछा दी। लगभग 40 के आसपास गुंडे उस दिन हमारे मेंशन में मारे गए, पर बात यही नहीं रुकी। किसी ने उन लोगों के मरने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग की और सोशल मीडिया पर डालकर हमारे परिवार पर भद्दे भद्दे आरोप लगाए। साथ ही हमारे दादाजी को फैमिली हेड की तौर पर अरेस्ट किया है। ऊपर से ह्यूमन राइट्स वाले इस घटना में खुद गए हैं और उन लोगों की जान की दुहाई देकर हमारे परिवार को मानवता के खिलाफ बता रहे हैं। इस वजह से बड़े दुष्यंत चाचा और रागिनी चाची को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही पापा की कंपनी पर भी अब इन्वेस्टर बहुत प्रेशर बढ़ा रहे हैं। शौर्य ने एक गहरी सांस ली और बोला, देखो बात यह है कि मैं तुम दोनों की कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने जब वह घर छोड़ने का फैसला लिया था तभी क्लियर कर दिया था कि वे लोग मेरे लिए मर चुके हैं, तो तुम उनके बारे में मत बताओ। तभी कशिश बोली, बॉस सेम घटना हमारे कंपनी के साथ भी हुई है। यहाँ पर तो सिचुएशन अधिक खराब है। हमारे कंपनी के अंदर मरने वालों की संख्या 100 से अधिक थी। ये लोग हर दिन 20 से 25 लोगों की टीम में हमला करने आते थे और उन्हें अंदर आने से पहले ही मार दिया जाता था। उनके लाशों के ढेर हर दिन लगने लगे। लगभग कुल 100 से अधिक लोग मारे गए हैं। अब हमारी कंपनी इंटरनेशनल होने की वजह से हमारे बिजनेस पर अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स वाले भी नजर गड़ा के बैठे हैं और अमेरिकन और एशियाई देशों ने हमारे दवाई को अपने देशों में बंद करवा दिया है। कशिश की रिपोर्ट सुन शौर्य के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आए और बोला, लगता है इस बार फिर कोई पागल अपनी मौत को बुलावा देने बैठा है। क्या करेगा शौर्य आगे? कौन है शौर्य का नया दुश्मन? क्या शौर्य उसे अच्छा सबक सिखा पाएगा? क्या शौर्य द्वारिका के अग्निहोत्री खानदान को बचाने की पहल करेगा? क्या होगा आगे? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। और थैंक्स फॉर लिसनिंग।